तो हेलो जी, स्वागत है आप सबका। चलिए देखते हैं, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक काफी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है टॉपिक? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। देखिए, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए ये लेक्चर सीरीज इंपॉर्टेंट होगा। दोनों मेरी बातों को समझ जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना है, लैंग्वेज नहीं। देखो क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को सर आइजक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, इन्होंने कब दिया था इसको याद रखिएगा, 1687 में दिया है इसको, बहुत पहले की बात है। उनकी एक बुक थी जिसका नाम है प्रिंसिपिया। ठीक है, उस बुक्स में इस जो कॉन्सेप्ट है इसको उन्होंने लिखा था। ठीक है, न्यूटन्स जी ने, आपको सबको पता ही होगा, ग्रेविटेशन के फील्ड में न्यूटन्स जी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने ही इस पूरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बोलता है कि सपोज अपने पास दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक का मास है m1, एक का मास है m2। वी हैव अ टू ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। उनके बीच का डिस्टेंस कुछ है, मान लीजिए डिस्टेंस कितना है, r मान लेते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। क्लियर है? अब देखो, व्हेन हमारे पास अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो क्या होता है, न्यूटन्स जी ने बताया था कि ए ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा और ए ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट, जैसे है ना, तो इसको इधर खींचेगा, ए वाला इसको खींचेगा और ए वाला इसको खींचेगा। बोथ एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ए भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। यहाँ इसके सेंटर की ओर ये लगाएगा m1, m2 लगाएगा m1 के सेंटर की ओर, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो आप बोल सकते हो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पार्टिकल, इनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डेफिनेशन है। ठीक है, क्या बोलता है समझिएगा इसको, कि फर्स्ट को बोलता है कि द फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच में जो फोर्स लगने वाला है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। तो भाई एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या निकलेगा, फोर्स निकलेगा। देखो बेटा, फिजिक्स को रखना नहीं है, समझिए इसको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मास छोटे छोटे होंगे तो इनके बीच में फोर्स भी कम लगेगा। अगर इनकी मास की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स भी बढ़ जाएगी। और फोर्स जो है ना, ये दोनों का कंबाइंड फॉर्म एक्ट करता है। ऐसा नहीं कि कोई एक एक्ट कर रहा है, नहीं, ये कंबाइंड फॉर्म होता है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइनली एक्ट करेगा, आपको याद रखिएगा। अब देखिए, मतलब हिंदी में बोलोगे तो इनके बीच लगने वाला जो बल है, फोर्स है, बल है, वो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, अब देखो एक और क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस सपोज कर रहे हैं हमने r माना है, तो फोर्स है इज इनवर्स स्क्वायर ऑफ इनवर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। इसके डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा संबंध है ना, 1/r² है। चलो इसमें कुछ आपको फील कराता हूं। मान लीजिए आप डिस्टेंस को डबल कर दिए, 2 टाइम बढ़ा दिए, तो फोर्स क्या होगा, तो भाई ये मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन का फोर्स है। अब हो जाएगा F2, ये इट इज 1/r के प्लेस में क्या लिखेंगे आप, 2r का स्क्वायर, तो F2 हो जाएगा 1/4r²। ठीक है, तो F2 अगर हम देखें तो इस कंडीशन में 1/4r², r² की वैल्यू कितना है, तो F1/4 हो जाएगा, F1/4 हो जाएगा। मतलब जो अगर इसके डिस्टेंस को डबल कर देते हैं आप, तो जो पहले फोर्स लग रहा था उससे जो फोर्स है वो 4 गुना कम हो जाएगा।
ठीक है। और डिस्टेंस को अगर हाफ कर देते हैं तो ये r/2 कर देंगे तो F2 कितना हो जाएगा, मगर अगर मैं इक्वल ही मान लेता हूं कोई दिक्कत नहीं है, तो ये r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो F2 इक्वल टू ऊपर जाएगा 2 जब 4 हो जाएगा बाई आर स्क्वायर, तो F2 इक्वल टू कितना आ गया आपका 4F1, 4 टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट यही था इसका। ठीक है, अब देखिए अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइनली एक साथ लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देता हूं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, तो ये जी है, इस जी का नाम होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसी जी का नाम है। अगर मैं देखूं इसका ऐसा ही सिस्टम में, इसकी जो वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, 6.63 नहीं होता, सॉरी 67 होता है, इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा सा कुछ चीजें में दिक्कत जा रहा होगा समझने में, तो चलिए इसको और डीप लेके चलते हैं। ठीक है, और डीप समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है ये सर, ये कहां से आ गया, ए यूनिट, इसको आप ऐसे समझिएगा, इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां से देखिए जी का यूनिवर्सल कांस्टेंट जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर, ई अपॉन में चल जाएगा m1 इंटू m2। तो भाई ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा जी का, एफ फोर्स का न्यूटन हो गया, आर डिस्टेंस का मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर, मास का किलोग्राम, डबल है तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका ऐसा यूनिट होगा, वही लिखा है मैंने, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। देखिए किसी चीज को रटना नहीं है, समझना है इस चीज को। अगर इसका आप डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना चाहोगे, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं, आप यहीं से निकाल लीजिए, फोर्स है, मतलब ए फोर्स है, यहां से देखो फोर्स है, तो फोर्स से कितना हो जाएगा, तो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, सब या तो अगर याद होगा तो लिख लो mLT-2, डायरेक्ट लिख सकते हो जिसको याद होगा, और नहीं होगा तो आप निकाल लीजिएगा उसको भी, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर मास वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टाइम, मास का कैपिटल एम, डिस्प्लेसमेंट का एल, टाइम का टी और टी स्क्वायर, ऊपर गया तो कितना हो जाएगा mLT-2 आ गया। आर क्या है, लेंथ है, ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ये मास है तो एम और एम कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक ऊपर ले जाइए तो एक एम कैंसिल हो जाएगा तो m पावर -1 बचेगा, l 2 यहाँ है एक यहाँ है 3 हो जाएगा, t पावर -2। तो ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला किसका, g का, ये आप इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दो चीजें हो गई इसमें। ठीक है, ये याद रखिएगा, g को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसकी वैल्यू ना किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज, किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका नाम ही है। ठीक है, तो ये नॉर्मली हमारा था किसके बारे में, कि एक न्यूटन्स का फोर्स है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा जो काफी यूजफुल होता है, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दो ऑब्जेक्ट के बीच का
फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, ठीक है। यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में यही फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, याद रखिएगा ये चीजें। अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है, पूछ लीजिएगा। तो लगभग लगभग चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।